नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम 40 दिन में 10th का मैथ करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों का अभी तक मैथ वीक है या फिर जिन लोगों को अभी तक मैथ समझ में नहीं आया है, उनको यहाँ से मैथ समझ में आएगा। और जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं वो मेरे साथ में रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यहाँ हम दोनों मीडियम को लेके चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आए। ठीक है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। तो पहले हम बात करेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में कि ये रियल नंबर होते क्या है, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो पिछले अध्यायों में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ था। पिछले अध्याय में हमने रियल नंबर के बारे में जाना हुआ था पिछली क्लासों में, जैसे कक्षा 9th में, 8th में। अच्छा, मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे वास्तविक संख्या। तो जब हम नंबर्स पढ़ते हैं ना, तो हमने प्राकृत संख्याओं को पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, यानी कि वो संख्याएं जो गिनती करने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इनको इंग्लिश में बोलते थे हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर। ऐसे ही हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याएं क्या होती थी? इनको हम बोलते थे होल नंबर। और ये होती थी प्राकृतिक संख्याओं में, जीरो को और जोड़ दिया जाए तो होल नंबर बन जाते थे। ऐसे ही हमने पढ़ा था सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याएं क्या थी? जैसे इवन नंबर। और इसके बाद हमने पढ़ा था विषम संख्याओं के बारे में। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चल रहा हूं, बाकी तो आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब यहां से जो इस अध्याय में हम जिन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे वो है प्राइम नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सॉरी, अभाज्य संख्याएं। और इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो हमें प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है। अब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, संख्याएं, रेशनल नंबर, नंबर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, और इनको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, परमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। यानी कि इन सभी संख्याओं का को अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? अगर एक संख्या में बोला जाए तो इन सभी को वास्तविक संख्याएं बोलेंगे, अर्थात वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अलावा एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं, जिनके बारे में हम 11th में 12th में पढ़ते हैं। तो अभी हमको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, और वास्तविक संख्याओं में ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। इसमें को प्राइम नंबर भी आ जाता है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, और इस तरीके से और भी कुछ संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन हमको यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में पढ़ना है। सह अभाज्य को इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर। चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं। पहले मैं इनको मिटा देता हूं, ठीक है? आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं अभी इनको मिटा रहा हूं। और आगे हम अब इन्हीं संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। और इन्हीं संख्याओं से हम अपने अध्याय को शुरू करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
और इनको मिटाते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? हमको पढ़ना है प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर, और इन्हीं को बोलेंगे प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं, यहां लिखेंगे हम डेफिनेशन, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ऐसी संख्याएं कैसी कौन होंगी? जैसे हम एग्जांपल लें 2 देखो, 2 डिवाइड किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा, और 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। हम अगर 3 की बात करें तो 3 देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसी है? अभाज्य संख्या है। जैसे हम 5 की बात करें, 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या। 11 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 13 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, कैसी संख्या है? कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो समझ में आ गया होगा कि वे संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो, 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, वो संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कोप्राइम नंबर के बारे में, सॉरी कोप्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं। अब इनके बारे में हम क्या लिखेंगे? तो वे संख्याएं, यहां हम लिखेंगे वे संख्याएं जो स्वयं वन यानी कि एक तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का डिवाइड जाए, स्वयं का डिवाइड जाए, और उसकी अतिरिक्त किन्हीं अन्य संख्याओं का भी जाए, यानी कि जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 तो इसके होते हैं, कौन कौन से? 1 और स्वयं, लेकिन 2 से अधिक अगर गुणनखंड होंगे तो वो संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। जैसे हम देखते हैं 4, जैसे यहां लिखा है जैसे अगर मैं कहूं कि 4 देखिए, तो 4 देखो किस से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, और किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है, और किस से डिवाइड हो रहा है? 4 से। तो देखो 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड आए, गुणनखंड अर्थात फैक्टर कितने आने चाहिए? 2 से अधिक। इसके कितने आने चाहिए? 2, इसके 2 से अधिक। ऐसी अब हम बात करें 6 की, तो देखो 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, और 6 से डिवाइड हो रहा है। तो अब इस नंबर को क्या बोलेंगे? हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे 8 हो गया, 8 को डिवाइड करो, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर।
हाँ चलो कोई बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं, जैसे 100 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, किससे, 10 से, और किससे हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी हो रहा है डिवाइड, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, कितने सारे फैक्टर आ गए, और नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है, 50 से डिवाइड हो रहा है, 100 खुद से डिवाइड हो रहा है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना। हाँ तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो आशा है ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे को प्राइम नंबर। अभी हम समझेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं। इसको हटा दें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं, और इन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अच्छा ये क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कोई दो संख्याएं दी हैं, या लिखेंगे यदि दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड बन आए, एक आए, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आए, बन आए, तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं, अर्थात तो हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे ये देखो 3 है और एक नंबर है 4, ये दो नंबर है हमारे पास। अब हम इनके फैक्टर निकालते हैं। जैसे 3 है, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 एंड ओनली। यानी कि यहां देखो 3 और 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, एक है ना अकेला। तो अगर एक होगा, 1 होगा, तो ये कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। इनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब दूसरी चीज समझे, जैसे ये नंबर दिया है, अब यहां और यहां इनके गुणनखंड निकाल के देखें। तो जैसे ये लिखा हुआ है 12, इसके अगर हम गुणनखंड निकालें क्या निकलेगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा डिवाइड, 4 से हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 का देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर इसके हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें तो क्या क्या निकलेंगे, देखो 4 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। और यहां क्या लिखा था, गुणनखंड ओनली 1 आना चाहिए, गुणनखंड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहां पे कितने आ गए, देखो 4 दोनों में मिल रहा है, 1 दोनों में मिल रहा है और 2 भी दोनों में मिल रहा है। तो ये क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। यहां लिख देंगे नॉट को प्राइम, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगे। आया समझ में, हाँ। तो आशा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रेशनल और इनरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां देखिए रेशनल नंबर, पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, फिर मैं आगे बात को बढ़ाता हूं। आप ये टाइम को अगर चाहें तो अपने मोबाइल में स्किप कर सकते हैं। जैसे मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो डालूंगा तो आप चाहें तो मेरे को स्किप कर दिया करें,
जो मैं मिटा रहा हूं, जो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, तो जो अनयूजुअल चीजें हैं उनको आप स्किप कर दिया करो, ठीक है। अब देखो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, तो अभी तक हमने पढ़ ली भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और कोप्राइम नंबर। अभी हमको पढ़ने की जरूरत है परमी संख्याएं और अपरमी संख्याएं, और इन संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद हम चैप्टर की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम रेशनल नंबर, और उसके बाद हम समझेंगे इसका विपरीत इरेशनल नंबर। तो यहां लिखेंगे परमीय संख्याएं, परमीय संख्याएं, और यहां लिखेंगे इसको रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होंगे, व्हाट इज रेशनल नंबर? तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, परमीय संख्याएं कहलाती हैं, परमीय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, तो यहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q सही संख्याएं हैं। यहां पे P और Q क्या है, सही। कोप्राइम होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कोप्राइम। दूसरी कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आता हूं। हाँ, तो बताइए P और Q सही हैं, कोप्राइम है, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए। तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि अगर हम किसी संख्या के डिनोमिनेटर में 0 रख दें और 0 से अगर हम डिवाइड करें किसी नंबर को, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, आंसर ही नहीं आएगा। जब हम आंसर ही नहीं ला पाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है, आंसर ही नहीं आ रहा है। रेशनल नंबर पता करने के लिए हमको ये तो पता हो कि आंसर क्या आएगा। अगर हमने डिनोमिनेटर में क्यों रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, समझे। तो यही कारण है इसका कि यहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब P अपॉन Q यानी कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब परमीय संख्या कौन सी हो जाएंगी, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 को मैं P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकता हूं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, देखो 3 है ना, 3 के अपॉन में 1 मान लें, कोई दिक्कत है नहीं, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का हम डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 वापस आ जाएगा ना। तो यहां देखो ये P की वैल्यू और ये Q की वैल्यू, यहां देखो Q 0 से बड़ा है ना कि 0 से छोटा है, नहीं सॉरी, Q है वो 1 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। और अगर Q 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है और P की भी वैल्यू है हमारे पास, तो क्या होगा, 3 परमीय संख्या होगी। ऐसी यहां पे मैं देखूं कि 3/4, तो ये भी क्या होंगे, परमीय संख्या होंगे, क्योंकि P की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अच्छा एक चीज आप भूल रहे हैं क्या, ये P और Q है क्या, P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक अर्थात इंटीजर। तो यानी कि ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, पूर्णांक प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स, P और Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स अर्थात P और Q में से किसी की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है 4/3, ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। आया समझ में, हाँ
अब हम आगे बात करें कि चलो इतना रहते हैं। अब हम एक चीज समझानी थी कि मान लो ये 4 है और ये 6 है, क्या ये रेशनल नंबर है? अभी ये रेशनल नंबर है? बताओ, है क्या नहीं है? तो अभी हम इसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 4 और q की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर p की वैल्यू और 6 की वैल्यू आपस में देखी जाए तो ये कैसी है? ओ प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। आया ना समझ में? ओ प्राइम का मतलब कि इन दोनों का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो सेम नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अभी ये रेशनल नंबर नहीं है, पर इसको बनाया जा सकता है रेशनल नंबर। कैसे? तो एक काम करें, हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 2/3, अब देखो 2 और 3 आपस में को प्राइम नंबर हो गए। अब हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है? यानी कि इसको रेशनल नंबर बनाया जा सकता है। अब बचा हमारा अपरिमेय संख्याएं, और अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखो परिमेय संख्याएं, अब इसका अपोजिट होगा अपरिमेय संख्याएं। यहां लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर। तो यहां लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ऐसी संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाती हैं। इरेशनल नंबर मतलब, या मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके लिए क्या कंडीशन है? तो यहां पे भी, यहां लिख दो वेयर, और यहां भी लिखो वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये क्या बात हुई कि Q नॉट इक्वल टू, यहां भी 0, नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू, यहां भी नॉट इक्वल टू 0। देखिए Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, यहां भी Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों? तो मैंने पिछली बार क्या बताया था कि अगर हमने डिनोमिनेटर में 0 रख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से हम डिवाइड दे रहे हैं, और इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, डिवाइड जाएगी ही नहीं, 0 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब कोई वैल्यू नहीं आएगी तो ना तो हम परिमेय संख्या बता सकते हैं ना अपरिमेय संख्या बता सकते हैं। इसी वजह से यहां भी हम रखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0। बस अब हम इनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां ऐसी वैल्यू होंगी जिनकी हम कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा पाई की हम कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डॉट 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 डॉट, और ये बढ़ती रहती है श्रृंखला। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? इसको P/Q के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसीलिए इसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। क्या लिखेंगे? जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डॉट 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 डॉट। इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते P/Q के रूप में, क्योंकि वैल्यू तो मिलनी चाहिए हमको, पूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे √2, √3 और इस तरीके की संख्याएं जिनकी हम कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल पाते,
ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इनको p अपन q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और जब p अपन q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो अब आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो अभी मैं अब आपका करवाऊंगा 1.1 एक्सरसाइज 1.1 और इसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। तो यहां से मैं तुम्हारे क्वेश्चन लिखता हूं और उनको फॉलो करवाने की। नमस्ते दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। और यहाँ देखो हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर और उसके बाद गुणनफलों मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो पहले तो ये समझो फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम क्या है। तो फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम है वो कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात उसको 2 से 3 से 5 से इन चीजों से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे 140 है, आपने छोटी क्लास में इनके फैक्टर निकालने सीखे होंगे, बस यही करना है, गुणनखंड निकालने इनके कैसे निकालेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है 140 इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा 70। 2 से अगर हम 140 को डिवाइड करेंगे 70 क्यों आएगा, डिवाइड करके देखो 2 का डिवाइड देंगे 14 में, 2 7 या 40 और 0 का 0। यहाँ अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ कितना आएगा 75 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर के गुणनफल क्या हो जाएंगे। तो 180 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ देखो ये सारे क्या है प्राइम फैक्टर। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे 156, इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 7 जा 14, 1 बचेगा यहाँ 16 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे 1। और इसी तरीके से हम इनके फैक्टर निकालेंगे। अब मैं तीनों में से एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, बाकी दो आप घर से करेंगे। तो यहाँ देखो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये इसका आंसर आ गया। अब मैं एक कोई क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है इसको मैं करवा दे रहा हूँ 5005, इसके फैक्टर निकालो। तो देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मुझे कैसे पता 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 या 0 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड होने की कंडीशन होती है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइडेड है तभी 2 से डिवाइड होगा, अर्थात 0 होगा अगर लास्ट डिजिट 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तभी नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की कंडीशन क्या होती है, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे। तो 3 की होती है कि दोनों नंबर का ऐड करो, देखो इनका डिटेल्स हम निकालो। तो 505 और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे 5 की तरफ। और 5 देखो लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ आ जाएगा 1001। अब एक नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से देख लिया, 7 से देखो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 बच जाएगा। 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचेगा 3, क्योंकि 10 में से 7 घटाएंगे 3 बच जाएगा, 3 के पीछे 0 लग जाएगा। तो 7 4 जा 28, यहाँ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको देखो किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 11
और 11 बन जा 11, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 11 3 जा, तो ये 13 हो जाएगा और 13 बन जा 30। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ गए, 505 के 5 7 11 इंटू 30, ये निकल के आ गए। और इसी तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। और इस तरीके से अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहे तो। हाँ, तो हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहां लिखेंगे हम इंग्लिश में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। तो ये चीज हमको प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी इनके फैक्टर निकालने की। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये 26 है, 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ 26 के फैक्टर कितने निकले, 2 इंटू 13, ये फैक्टर आ गया 26 का। अब हम निकालेंगे 91 91। तो यहां देखो 91 का फैक्टर क्या निकला है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, और 1 लास्ट डिजिट 1 नहीं आना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसके अलावा कोई लास्ट डिजिट आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 और 1 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है। ये देखो 7 बन गया 7, 2 बचा 21 हो गया, 3 और 13 1, तो ये डिवाइड हो गया। तो ये हो गया 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। तो ये दोनों के फैक्टर निकल के आ गए। अब हमको निकालना है, हम पहले इसमें लिखेंगे 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 13, और यहां लिखेंगे 91 इक्वल टू यहां हो जाएगा 7 इंटू 13। अब इनके निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 13, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अब दूसरा क्या है 91 और 26, निकालना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉमन टर्म ले लो 13, अब जो बचा हुआ है वो ले लो। तो यहाँ देखो 2 बचा हुआ है, यहाँ 7 बचा हुआ है। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू 7 हो जाएगा कि नहीं, और 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 6 जा 42, 4 आ जाएगा कैरी, और 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो ये आ गया 182। अब हमको प्रूव क्या करना है, इसमें कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। अच्छा, नंबर कौन कौन से हैं 26 और 91। तो हमें प्रूव क्या करना है, यहां देखो, यहां मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ कौन सा है इसका, एचसीएफ कौन से हैं बताओ जल्दी, एचसीएफ कौन से हैं, हाँ ये एचसीएफ 13, एचसीएफ कितना है 13, नहीं सॉरी अभी नहीं लिखते हैं, अभी हम लिखते हैं लास्ट छापा
इंटू माशा, लघुत्तम और महत्तम। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख लें, हिंदी मीडियम वाले इसको। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है 26, दूसरा नंबर कितना है 91, इक्वल टू एचसीएफ का मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं 26 इंटू 91, तो यहां हो जाएगा 26 इंटू 9 6 या यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 5 23, तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ 3 और 2, यहाँ कितना आएगा 2 3 6 6, और यहाँ भी कितना आना चाहिए 2 3 6 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया। ये हमें बताना था, पहले तो हमें इसमें क्या करना था, एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया, फिर ये दिखाना था कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा, ये भी हमने दिखा दिया। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी तरीके से कोई एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, एक आप घर से करेंगे। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को करवा दूं या इसको करवा दूं, दोनों सेम ही है और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, तो इसको मैं करवा दे रहा हूँ, थर्ड वाले को, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूं, बाकी आप एक घर से करेंगे। आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाने वाला था, तो इसी को भी हम इस तरीके से करेंगे। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 3 3 6 और 54, तो इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। निकालो फैक्टर, चलो 2 से डिवाइड करो क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 1 जा 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बचा 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 8 और 4, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 और 4 और 2, 2 से डिवाइड करेंगे 21। ये फैक्टर निकालने तो आपको आनी चाहिए, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़े थे, 4th में 5th में 6th में, ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इन सारी चीजों को यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही हैं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालिए इन चीजों के लिए, क्योंकि ये चीजों में टाइम लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम ही है ना। यहाँ देखो इनका फैक्टर कर दिया हमने, फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब इसको लिखने का भी तरीका होता है, जैसे 3 3 6 है ना, इसको देखो 2 की पावर 1, देखो 2 कितनी बार लिखा है 4 बार मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं 3, यहाँ लिख सकते हैं 7, ठीक है। आ गया ना समझ में, यहाँ 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई में है 2, और यहाँ 3 लिख सकते हैं और 7 लिख सकते हैं। इसके भी फैक्टर निकालेंगे तो 54 के फैक्टर निकालेंगे तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 27, ठीक है। और उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 1। तो अब हम इसको भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बार मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 3 3 6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ हम लिख सकते हैं 54 को 2 इंटू 3 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। सभी को पता है, कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर लेते हैं। देखो यहाँ इसकी लोएस्ट पावर कितनी है 1, इसकी लोएस्ट पावर कितनी, सॉरी 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1। पहले ये बताओ कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, सबसे छोटी वाली पावर लेंगे, तो यहाँ लेंगे 2 की पावर 1 और यहाँ लेंगे 3 की पावर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब हमको निकालना है एचसीएफ, अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे,
एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं। पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है? 2, 2 की सबसे बड़ी पावर ले लेंगे, ठीक है। 3, 3 की सबसे बड़ी पावर लेंगे, और यहाँ बचा हुआ है 7, 7 ले लेंगे। तो यहाँ देखो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। 3 की पावर 3, याद कर लो इनको, नहीं कर पा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो 4 बार। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा। 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 बार मल्टीप्लाई अगर 2 का करेंगे तो कितना आएगा? 16। 3 का 3 बार करेंगे तो 27। 27 क्यों आएगा? क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे 9 हो जाएगा। एक बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा? 27। तो और यहाँ बचा हुआ है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो अब चलो इनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? तो 16 और इंटू यहाँ करेंगे 7 7 जा 49, यहाँ 4 बचेगा। 7 2 जा कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी। 18 हो जाएगा। चलो ठीक है। 69 जा, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इंटू 16। तो देखो 6 में 54, 5 आ जाएगा। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, और 48 और 5 53, 5 आ जाएगा इधर, और 6 6 और 5 11, यहाँ जाएगा 9 8 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 9 और 1 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा? 3024। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई इन नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर प्रूव करके दिखाएंगे। तो मैंने क्या लिखवाया था पिछली बार कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालो। क्या है प्रोडक्ट? बताओ जल्दी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 6 इंटू 5 4। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? बताओ जल्दी। एचसीएफ कितना है? 6। एलसीएम कितना है? 3024। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आएगा, निकालो। 6 4 जा 24, यहाँ बचेगा 2, 6 2 जा 12 और 14 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 18। ये आएगा और ये ही हम यहाँ पे आएगा। ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल आएगा इसका। तो यहाँ पे आंसर डाल देंगे या प्रूफ डाल देंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भैया और इसको नहीं चालू अभी अंधी को बताओ। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 12 एंड 21। तो इसके हम फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 6 बार, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार, 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार। तो 12 का क्या निकला? चलो लास्ट में लिखते हैं इनको। 15 को डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे 21 है, 21 को 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसके हमको पहले तो यहाँ लिख दो 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई में 2 आ रहे हैं। ऐसे 15 को क्या लिखेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? छोड़ो, इतना ही रखने दो, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। और 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू
7 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं देखो क्या करने वाला हूँ कि 2 की यहाँ से मैं HCF निकालूंगा इनका। तो HCF मैंने बोला कि कॉमन इनमें क्या आ रहा है, देखो 2 नहीं आ रहा है तीनों में कॉमन, 3 आ रहा है तीनों में कॉमन। तो देखो 3 की कितनी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन में आ रही है, 1। हमको लोएस्ट पावर लेनी है, तो 3 की पावर 1 ही तो है, उससे बड़ी तो है नहीं कोई, तो हम 3 ले लेंगे यहाँ पे। तो HCF कितना आ गया, 3। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बोला था कि कॉमन जो आ रहे हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पावर ले लो और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको ले लो। तो यहाँ देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम इनका, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों में कॉमन आ रही है, कौन सी पावर कॉमन आ रही है, 1, हाईएस्ट पावर बनी तो है, तो 3 की पावर 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बचा क्या, 2 की पावर 2 बच गई, ये लिख दो, 5 बच गया है 5 लिख दो, 7 बच गया है 7 लिख दो। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 7, और ये हो जाएगा 60, 12 भैया 60 इंटू 7, तो यहाँ आ जाएगा 420, क्योंकि 5 छिक्के 42 होते हैं। तो अब ये आ गया, बस इतना ही निकालना था। यहाँ पे हमें HCF और LCM निकालना था बस, और कुछ नहीं करना है, हमें प्रूव नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप ये और ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, पिछले वाले से तो बहुत सिंपल है, आधा ही काम है। तो इनको करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप इनको नोट कर लीजिए। चलो हाँ, तो इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि HCF दिया है हमें 2 नंबर्स का, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, और इनका LCM हमें HCF हमें नहीं दिया, LCM में फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर, ये 2 नंबर दिए ना, तो पहले फर्स्ट नंबर लिख दो, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दो। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता चल रहा हूँ, ये 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है 657, और क्या क्या दिया है HCF दिया है इनका, HCF कितना दिया है 9, निकालना क्या है LCM इक्वल टू निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली बार, क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ लिखो फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही था ना, इंटू LCM। अच्छा ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये देखो दोनों नंबर लिख दो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब गुणा, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो यहाँ देखो HCF कितना है 9, LCM हमें फाइंड करना है, तो HCF की जगह पे यहाँ लिख दिया और LCM को फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना है, तो यहाँ देखो, यहाँ रखो LCM सेम, यहाँ जी नंबर ऐसा कैसा रखो 306 इंटू 657, ये 9 है ना, वहां से चल के यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काट दो, तो देखो कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है 9 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, देखो 9 से काटेंगे, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, एलसीएम क्या आ जाएगा 34 इंटू 5657 एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका 657 इंटू 34, 7 चौके 28, 2 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 2 22, 2 हासिल और 24 26, और यहाँ हो जाएगा 7 21, 2 हासिल 15 और 17, 2 हासिल 15 और 17 1 हासिल, 18 1 19, तो यहाँ हो जाएगा 8 3, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 12 और 12, 2 2 3 3 8 हो जाएगा, 2 2 3 3 8, ये आ जाएगा LCM।
ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। देखो मल्टीप्लाई में अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसको देख लेना आप, मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, यहाँ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब आगे वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रूव दैट, चेक कीजिए कि किसी भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर n के लिए कोई संख्या, कोई नंबर 6 की पावर n अंक मतलब डिजिट 0 पर समाप्त मतलब एंड हो सकता है। तो इसमें क्या बताना है कि अगर हम 6 की पावर n, यानी कि n मतलब नेचुरल नंबर है, और 6 की पावर अगर हम कुछ नंबर रखें तो क्या ये जो वैल्यू आएगी वो 0 पे एंड होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि संख्याओं में पीछे 0 कब आता है, नंबर्स में 0 कब आता है, पीछे लास्ट यूनिट 0 कब आता है, इसके लिए समझने की जरूरत है। तो हल पहले ये समझो कि 0 आता क्यों। मैं अभी लैंग्वेज नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि आखिरकार 0 आता कब है कि किसी भी संख्या के अंत में। तो 0 आने की कंडीशन होती है कि उस संख्या का फैक्टर 2 और 5 हो। 0 बनता कब है, 2 into 5, यानी कि अगर एक बार 2 और एक बार 5 मिलेगा तो 0 बनेगा। अगर 2 बार 2 और 2 बार 5 मिलेगा तो 2 0 बनेंगे। अगर 3 बार 2 और 3 बार 5 मिलेंगे तो तब 3 0 बनेंगे। यानी कि जितने जोड़े बनाएगा 2 और 5 मिलके उतने 0 बनेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि 2 की पावर 2 into 5 हो जाए तो 2 0 बन जाए, नहीं, क्योंकि 2 तो 2 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो एक बार ही तो मिल पाएगा 2 5 से, ये दूसरा तो अकेला रह गया, तब भी एक ही 0 बनेगा। तो 0 बनाने की कंडीशन ये होती है कि 2 और 5 मिलके जितने पेयर बनाएंगे उतने 0 बनेंगे। तो हमको इसमें बस सीधा सा ये देख लेना है कि 6 की पावर n रखने पे, यानी कि 6 की कुछ वैल्यू रखने पे क्या इसका फैक्टर 2 हो जाएगा, नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा होगा तो ये संख्या 0 पे एंड हो जाएगी। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा होगा तो संख्या एंड नहीं होगी। तो चलो सबसे पहले हम एक लैंग्वेज लिखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यदि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, इस स्थिति में 6 की पावर n, इस स्थिति में 6 की पावर n गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर। इस स्थिति में 6 की पावर n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए 0 पर खत्म होगा कि नहीं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 6 की पावर हम कुछ रख दें, क्या 0 आएगा। तो पहले तो हम 6 की पावर 1 रख के देखते हैं। अभी हमने 6 की पावर 1 रख दिया और इसके फैक्टर निकाले तो फैक्टर निकला 2 into 3 की पावर 1, अर्थात 2 into 3। यह हमने n इक्वल टू 1 रख दिया। अगर हम यही n इक्वल टू 2 रख दें, n की वैल्यू हम 2 रख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 की पावर 2
हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, अर्थात 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तब भी नहीं आया 5, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो चलो 3 पावर रख के देखते हैं, n इक्वल टू 3, 6 की पावर 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ आ जाएगा 3, तो इसको 3 बार लिख दो। अब भी 5 नहीं मिला हमको, मिला क्या? अब एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ 4 पावर रख दूं तो तब भी 2 इंटू 3 हो जाएगा, उसकी पावर 4 हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 3 4 टाइम आ जाएगा। 5 पावर रखेंगे तब भी 2 इंटू 3 5 टाइम आ जाएगा। हम कितनी भी पावर रख दें यहाँ 5 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, यहाँ अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n में n की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी मान के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों नहीं है, अतः यह संख्या n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमने टर्म लिख दिया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिए। व्याख्या कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए 7 की पावर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहले तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर इनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे होंगे तो ये नंबर भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर होंगी। यहाँ लिखेंगे कंपोजिट नंबर। और अगर 2 से कम फैक्टर मतलब 2 फैक्टर आ रहे होंगे तो हम इनको बोलेंगे कि ये भाज्य संख्याएं नहीं है, तो हमको यही कारण देना है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। हम ये वाला करते हैं सॉल्व और फिर नीचे वाला करते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन डाल दें, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। तो देखो यहाँ पे 13 को कॉमन ले सकते हैं, देखो एक ये कर 13 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ बचेगा 1 क्यों बचेगा, क्योंकि 13 तो हमने कॉमन ले लिया ना, 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या था 13 इंटू 1 था, 1 बचेगा ना। हाँ तो देखो यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 77 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 13 इंटू 76। अब देखो 76 के हम फैक्टर कर लें, यहाँ में कर लूँ बाद में मिटा दूंगा मैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 6 है,
ठीक है, और लास्ट में 6 होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 8 आ जाएगा, 2 से फिर काटेंगे 19 आ जाएगा। तो अब 19 नहीं कटेगा, तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 19। अब ये बताओ कितने फैक्टर हैं इसके? मोर देन 2 फैक्टर है, यहाँ लिखेंगे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर है कि नहीं? और मोर देन 2 फैक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अभी मैं हिंदी मीडियम को भी लिखवा रहा हूँ, कंपोजिट नंबर। यहाँ लिख सकते हैं इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ देखो 5 कॉमन आ रहा है तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ बचेगा 1, बचेगा कि नहीं? तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 12, 12 टू या 24 इंटू 24 और प्लस 1 हो जाएगा। अब हम ये काम करते हैं, इनमें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 42 इंटू 24, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 16 इंटू यहाँ हो जाएगा 4 और 16। तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 7 और 1 8 और यहाँ हो जाएगा 1। ये हो जाएगा, ये हो रहा है ना? हाँ, और इसमें 1 को और ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 808 और प्लस 1। अब यहाँ देखो 5 इंटू ये हो जाएगा 1808, यहाँ देखो 1 और फैक्टर होगा क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो यहाँ देखो यहाँ भी मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं? यहाँ लिखेंगे मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे? दिस इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो अब हम अगर चाहें तो हिंदी में दोनों के लिए एक लैंग्वेज लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं के यहाँ लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये लैंग्वेज हो गई और हिंदी मीडियम के लिए ये कंबाइंड लैंग्वेज हो गई। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है और खेल के मैदान के आसपास एक सर्कुलर ग्राउंड है, यानी कि सर्कुलर ग्राउंड या सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। अब इसमें पहले फोनिया चल रही है और इसको 18 मिनट लग रहे हैं। रवि यहां से चलना स्टार्ट करता है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो ये पूछा गया है कि दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा। तो देखो फोनिया को लगा समय पथ पे चलने में लगा समय कितना है? फोनिया लेती है 18 मिनट, ठीक है। फोनिया कितना समय लेती है? 18 मिनट। और रवि कितना समय लेता है? रवि को लगा समय क्या हो जाएगा? 12 मिनट। रवि लेता है 12 मिनट। तो अभी हमको निकालना है कि ये दोनों किस समय पे मिलेंगे।
तो यहां लिखेंगे दोनों के पुनः मिलने का समय इज इक्वल टू, दोनों के पुनः मिलने का समय इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो यहां देखो 18 और 12, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 का एलसीएम कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो 18 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 का। 12 का कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे एलसीएम 18 और 12, दोनों का एलसीएम निकाला तो कितना आएगा। मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन है उसको ले लो, तो 2 कॉमन है दोनों में, 2 ले लिया। 3 कॉमन है दोनों में, 3 ले लिया। अब बचा क्या, ये 2 बच गया, एक ही तो 2 कॉमन लिया था, ये 2 बच गया, और ये 3 बच गया, यहाँ 3 आ गया। तो कितना टाइम आ गया टोटल, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 36 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे सोनिया और रवि को पुनः मिलने में 36 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब 1.2 अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। लाइट भी आ गई अब।